है दो दोस्तों की। और उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई थी अभी कुछ दिन पहले हॉस्पिटल के एक कमरे से, जहां पर वो दोनों एडमिट थे। तो दोनों में से जो एक था उसको अभी कुछ दिन पहले एक पैरालिसिस का अटैक आया था, जिसकी वजह से गर्दन के नीचे की उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी और वो अपनी एक उंगली तक नहीं हिला सकता था। और पूरे दिन जो भी नर्स उसके पास में आती वो उसको एक ही बात कहता कि मुझे कोई ऐसा इंजेक्शन दे दो जिससे कि मैं मर जाऊं, अब मैं और जीना नहीं चाहता, ऐसी जिंदगी का मैं क्या करूं। तो उसका जो दोस्त था उस कमरे में, क्योंकि वो चल फिर सकता था, तो रोज सुबह और रोज शाम को उस कमरे में खिड़की थी उसके पास में जाकर के खड़ा हो जाता और अपने दोस्त को बताता कि उस खिड़की के बाहर क्या चल रहा है। बिल्कुल नीला आसमान है, सफेद बादल हैं, हल्की हल्की हवा चल रही है और कुछ पंछी उड़ रहे हैं। एक बहुत ही सुंदर बीच है जहां पर कुछ बच्चे मिट्टी के घरौंदे बना रहे हैं। कुछ लोग हैं जो वहां पर बैठे हुए बस समुद्र की लहरों को देख रहे हैं। कुछ लोग जॉगिंग कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई पतंग उड़ा रहा है। वहां पर एक आइसक्रीम की स्टॉल है जहां पर कुछ लोग आकर के आइसक्रीम खा रहे हैं। और सनसेट के टाइम पे जो पानी है वो पूरा गोल्डन हो जाता है और चमकने लगता है। तो शुरू में तो जब उसने वो सब बताना शुरू किया तो उसके दोस्त के ऊपर ज्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर जीने की चाह जागने लगी। अब वो सुबह का इंतजार करने लगा कि जल्दी से सुबह हो और मेरा दोस्त मुझे बताए कि आज यहाँ पर क्या हो रहा है। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि सामने वाला बेड खाली है। फिर उसने नर्स को बुलाया और उससे पूछा कि क्या वो डिस्चार्ज हो गया है। तो नर्स ने कहा कि आपको तो उन्होंने बताया होगा, उनके पास कुछ ही दिन बाकी थे और कल रात को ही उनकी डेथ हो गई है। ये सुन करके उसके अंदर की उम्मीद पूरी तरह से टूट गई, क्योंकि सिर्फ उसका दोस्त ही था जिसने उसको बाहर की दुनिया से जोड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो जान पाता था कि बाहर क्या हो रहा है और इस दुनिया कितनी खूबसूरत है। तो कुछ दिन तक तो वो रोता रहा और उसने जीने की चाह छोड़ दी। लेकिन दूसरी ही तरफ से उसके अंदर कहीं ना कहीं एक नई चाह पैदा हुई कि काश मरने से पहले एक बार मैं खुद अपनी आंखों से देखूं इस खिड़की के बाहर कि ये दुनिया कैसी है। जैसे जैसे उसकी ये चाह बढ़ने लगी, उसको अपने अंदर एक अजीब सी एनर्जी महसूस होने लगी। और फिर एक दिन उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और किसी तरीके से वो बेड से नीचे गिरा और पकड़ पकड़ करके किसी तरह से उस खिड़की तक पहुंचा। फिर उस खिड़की को पकड़ करके वो खड़ा हुआ और खिड़की के बाहर देख लिया। लेकिन खिड़की के बाहर देखते ही वो गुस्से से भर गया। उसने जोर से नर्स को आवाज लगाई और जैसे ही नर्स आई उसने नर्स से पूछा, ये तुमने क्या किया, ये खिड़की के बाहर काली दीवार क्यों खड़ी कर दी। तो नर्स को समझ नहीं आया वो क्या बोल रहा है और वो बोली कि मुझे 5 साल हो गए हैं यहाँ पर, जब से मैं आई हूं तब से तो ये काली दीवार यहाँ पर है। तब जा करके उसको समझ आया कि उसका वो दोस्त उससे झूठ बोल रहा था। और उसने नर्स से पूछा, अगर ये काली दीवार पिछले 5 साल से यहाँ पर है तो मेरे दोस्त ने मुझसे झूठ क्यों कहा। तो नर्स थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली कि मैं ये तो नहीं जानती कि उन्होंने आपसे झूठ क्यों कहा, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूं कि जो भी कुछ उन्होंने आपसे कहा उसी वजह से आप अभी अपने पैरों पर खड़े हैं। तो इस कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है कि जो हमारे शब्द हैं, जो हमारे वर्ड्स हैं, जो हम अपने मुंह से बाहर निकालते हैं, उसमें इतनी पावर है जिसकी कोई हद नहीं है। वो किसी आदमी को गिरा भी सकते हैं और उसको उठा भी सकते हैं। तो अब आपके ऊपर है कि आप अपनी इस पावर को यूज करते हो या मिस यूज करते हो। जब जिंदगी में लगे कि तुम बिल्कुल हार गए हो, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, अब कुछ भी नहीं हो सकता, उस समय भी तुम हिम्मत मत हारना, तुम्हें कमबैक करना होगा। उस समय उठ कर जाना, अपना मुंह धोना और फिर से तैयारी में लग जाना। लेकिन कभी भी खुद पे डाउट मत करना कि तुम ये काम कर नहीं पाओगे। इस दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी है खुद पे यकीन न होना।
जिसे खुद पे भरोसा नहीं, वो भला क्या कर पाएगा। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच के ऑथर नेपोलियन हिल अपनी किताब में लिखते हैं, एक सैनिक युद्ध करने जब गया तो नदी के उस पार उसे युद्ध करना था। उसने सैनिकों को बोला कि तुम सब नाव में चढ़ो और इस नदी को पार करो, क्योंकि नदी के दूसरी साइड ही तुम्हारा जंग का मैदान है। लेकिन जैसे ही वो नदी के उस पार पहुंचे, उसने सारी नावों को चला दी। सैनिक हैरान थे कि ये क्या कर रहा है, ये बेवकूफ़ है क्या। तब उसने कहा, अब हम सबको जीतना ही होगा, हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब या तो मरेंगे या जीत के ही आएंगे। मरने का तो कोई सवाल नहीं, क्योंकि अब हम वापस जा ही नहीं सकते। अगर हम नदी में कूदेंगे तब भी हमारी मौत निश्चित है। इसीलिए अब हर हाल में हमें जीत के ही आना होगा। सैनिकों में बड़ा उत्साह हुआ, क्योंकि अब वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। उन्हें कैसे भी करके सिर्फ और सिर्फ जंग को जीतनी थी। मारो काटो या खून खराबा करो, लेकिन हर हाल में अब जीत के ही वापस जाना था। कामयाबी के मैदान में खुद पे डाउट करने वाले कभी सफल नहीं होते। जिन्हें जीतना होता है उनके मन में उत्साह होता है। वो दिन रात मेहनत करते हैं, ना कि बहाने बनाते हैं और खुद पे डाउट करते हैं। 3 शिष्य अपने आप को बदलने के लिए गुरुदेव के आश्रम में गए और गुरुदेव से हाथ जोड़ के बोले, गुरुदेव मैं ज़िंदगी बदलनी है, आप हमें ज्ञान दो। अब हम सब कुछ त्याग करके आपकी शरण में आए हैं। गुरुदेव बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने बोला, ठीक है, इसके लिए तुम्हें एक नई कुटिया बनानी पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों एक नया आश्रम बनाओ। बताओ तुम तीनों में से इस काम को कौन करेगा। पहले ने बोला, गुरुदेव मैं बना तो दूंगा, लेकिन इसमें टाइम लग जाएगा। ईंट गिट्टी सीमेंट बाकी सारी चीज़ें ले आनी पड़ेगी, मिट्टी भी ले आनी पड़ेगी, तब जाके शायद घर बन पाए। गुरुदेव ने दूसरे से पूछा। दूसरा भी बड़ा मायूस होकर बोला, हाँ गुरुदेव मैं तो बना दूंगा, निश्चय ही, मुझे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, लेकिन 1 हफ्ते में मैं शायद सभी चीज़ों को व्यवस्थित कर पाऊँ। इसके बाद घर को बनने में देर नहीं लगेगी। जब गुरुदेव ने तीसरे से पूछा तो उसने बड़े जोश और उत्साह के साथ कहा, आप हुक्म करिए, दीवार कैसे बनानी है, झोपड़े का रंग कैसा करना है, किस रंग से उसे कलर करनी है, और उसका मकान का डिज़ाइन कैसा तैयार करना है, आगे सीढ़ियाँ कितनी ऊंची होनी चाहिए, फूलों के लिए अलग से खाने कैसे बनाने हैं। गुरुदेव बड़े खुश हुए और बोले, तुम यहीं रुको, बाकी सब जा सकते हो। अब आप बताओ, आप इन तीनों की जगह किस जगह पे हो। आप खुद तो कैसे देखते हो, सपने के लिए कितना उत्साह है, कितना पागलपन है, कितनी तैयारी है, और सबसे बड़ी बात कितना जोश है। अभी वीडियो चल रही है ना, तो मुझे इसी में कमेंट करके बताओ क्या दिक्कत आ रही है, क्यों पढ़ाई नहीं हो रही, कौन सा रीज़न है जो तुम्हें पढ़ाई करने से रोक दे रहा है। क्या कोई कमी है या सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी है। देखो बहाने बनाना ये सिर्फ तो बेवकूफ़ी है, लेकिन अगर पढ़ना है मतलब पढ़ना है, काम करना है मतलब काम करना है। बहाने बनाना है, सोना है, आलस आ रहा है, ये चीज़ नहीं है, आज से नहीं कल से पढ़ूंगा, ये सब क्यों करते हो। तुम्हें बताओ तुम्हें क्या चाहिए, किस चीज़ की ज़िंदगी में कमी है जिसकी वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही। वो कौन सा वस्तु है जो आपकी पढ़ाई में बाधा बन रही है। पूछो खुद से। सब कुछ तो है, कापी किताब लालटेन दिया, हर चीज़ जो चाहिए सब कुछ पर्याप्त है, लेकिन उसके बाद भी पढ़ाई नहीं हो रही। क्या रीज़न हो सकता है। बचपन में तो तुम ऐसे नहीं थे। बचपन में बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ तुमने जीती है, एक से बढ़ के एक बुरे वक्त में तुमने सामना किया है। तुम मजबूत हो, लेकिन उसके बाद भी छोटी छोटी बातों पे क्यों हिम्मत हार जाते हो। को खुश रखना बहुत मुश्किल है। मतलब कई बार सर नेगेटिविटी इतनी आ जाती है, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है कि हम अपने आप को ना खुश नहीं रख पाते। मतलब एक टाइम के बाद थोड़ी प्रॉब्लम्स, जैसे आपको देखते हैं, हम आपकी वीडियोस को देखते हैं, आप खुश बहुत रहते हैं, मतलब बहुत मोटिवेट करते हैं। तो सर आपके इतना ऐसे कैसे, मतलब नहीं, मेरे को आप देखते ही कितना हो। मतलब हफ्ते में एक मैं सेशन करता हूँ 1-2 घंटे का, उसमें अगर मैं खुश होने की एक्टिंग भी करूँ तो आपको कैसे पता कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ या एक्चुअल में खुश हूँ। हाँ जी सर। तो अगर आपका ये सवाल है कि हमेशा खुश कैसे रहें, तो ये सवाल का जो जवाब है वो ये है कि आप हमेशा खुश नहीं रह सकते। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, और खुशी को अगर समझना है तो दुख को भी समझना होगा, वो ही एक्चुअल में खुश हो सकता है। देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गर्मी को समझना है तो सर्दी को भी समझना होगा ना। यहाँ पे चीज समझने वाली क्या है कि खुश रहने से सिंपल और कुछ नहीं है दुनिया में, खुश रहने से आसान और कुछ नहीं है दुनिया में। लेकिन ऑन द अदर हैंड, क्योंकि ये इतना आसान है, इतना सिंपल है, तो इसलिए हम इसको
बड़ी आसानी से लेट गो कर देते हैं। क्योंकि जैसे ही मैं आपको बताऊंगा खुश कैसे रहते हैं, आप कहोगे अच्छा बस इतना ही है। क्योंकि एक्चुअल में खुश रहना इतना आसान है, इतना सिंपल है कि वो हम कभी समझते ही नहीं है। तो जो सबसे आसान चीजें होती हैं, जो सबसे सिंपल चीजें होती हैं, उसकी हम कभी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हम कोई कॉम्प्लिकेटेड आंसर ढूंढते रहते हैं और ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा उससे, और इस चक्कर में हम भटक जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी हम सब सांस ले रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी इसके बारे में सोचते हो? कभी भी सोचते हो? नहीं सोचते। कितनी बड़ी चीज है, उसके बारे में हम नहीं सोचते। लेकिन अगर सांस ना आए तो सिर्फ उसी के बारे में सोचते हो। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि जब आप सांस ले रहे हो, तब नहीं, जब सांस नहीं आ रही है, जब सांस ले रहे हो तो उसकी इंपॉर्टेंस को देख सको? इसको खुशी बोलते हैं, इसको ग्रैटिट्यूड बोलते हैं, इसको बोलते हैं जो है उसको देख लेना। आपको एक शॉर्टकट बताऊं आप लोगों को खुश होने का? अभी खुश हो जाओगे सारे के सारे, पागल हो जाओगे, झूमने लग जाओगे, नाचोगे, कूदोगे, कपड़े अपने फाड़ लोगे अपने, मतलब हैं, साथ वाले के बाल नोच दोगे। एक बार माइक दे दो, मैं आपको बताता हूं, देखना अभी खुश हो जाओगे 1 मिनट के अंदर अंदर। देखो, आंख बंद करो सारे के सारे। अब इमेजिन करो कि आपके पास में जो भी कुछ है, जो आपको बहुत प्यारा है, हो सकता है आपके पेरेंट्स हो सकता है कुछ लोग हो, भाई बहन हो, कुछ फ्रेंड्स हो, कुछ चीजें हो, एक घर है, चाहे किराए का है चाहे अपना है, तीनों टाइम का खाना मिल रहा है, बहुत कुछ है आपके पास में। इमेजिन करो कि कल सुबह आप उठते हो और वो सब गायब, सब गया। उसमें से एक भी चीज नहीं है आपके पास में, जो भी अभी है। कोई इंसान नहीं है, सब गए। अब आप रो रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, भगवान से मांग रहे हो कि हे भगवान, जो भी मुझसे छिन गया है वो मुझे वापस कर दे। और भगवान ने आपकी सुन ली और आपको सब कुछ वापस कर दिया। आंख खोल सकते हो? कैसा फील हो रहा है? अब लगा कि आपके पास में क्या है। तो जब वो चीज छिन जाती है तब हमें उसकी इंपॉर्टेंस पता लगती है। माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, दोस्त है, एक घर है, एक कंफर्टेबल लाइफ है, पता नहीं क्या क्या है, बट इसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं। अगर इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ आ जाए उस सबके रहते हुए ही, तो इसको खुशी बोलते हैं। उसके चले जाने के बाद आपको समझ आए तो इसको दुख बोलते हैं। वो ऐसे 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 भागता है तो प्रॉब्लम होती है ना। सब कुछ छूटने से डरते हैं ना। खुद को आराम से ठंडे दिमाग से बैठ करके समझना, क्योंकि आपको सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। क्योंकि अगर ये टाइम निकल गया तो गया। इस पे एक्सपेरिमेंट करके देखो कि सोचने से सब कुछ नहीं किया जा सकता है। तो इमीडिएटली अलर्ट करो, उसको इग्नोर कर दो। इससे जरूरी और कुछ नहीं। जब तक प्रैक्टिकली किसी भी चीज को आपने एक्सपीरियंस नहीं किया तब तक आपको कुछ समझ नहीं है। तो अगर इस तरह से आपने देख लिया तो आपको एकदम समझ आ जाएगा कि अच्छा ये खेल होता है। तब मजा आएगा लाइफ में जीने में। अपने आप को बदल सकते हो, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट और क्या है लाइफ में, बताओ।
आज हम जो भी कुछ है वो अपने एक्शंस की वजह से। जीने की कोई वजह भी तो चाहिए ना। क्या है? बिलीफ ही तो है। अगर ये हमको अच्छे से समझ आ जाए, मतलब हमारे सारे फंडे क्लियर हो, फिर हम एक्शन लें, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि रिजल्ट अच्छा होगा हमारे लिए भी और औरों के लिए भी। कि जो हमारे बिलीव्स उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है कि हमको कैसा आउटकम मिलेगा उन एक्शंस का, जो एक्शंस हम ले रहे हैं। हम हर चीज को उठा करके पास पे डाल देते और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां से हटा देते। आप अगर चाहो भी तो क्या सबको बदल सकते हैं? तो अगर आपने खुद को बदल दिया है पूरी तरह से, तो अब आप क्या कर रहे हैं? आपको देख करके जो और लोग होंगे उनके अंदर चेंज आएगा या नहीं आएगा? या उनके अंदर भी खुद को बदलने की एक चाह उठेगी या नहीं उठेगी? जैसे मैं सच को देख लेता हूं, हम पावरलेस हूं, इसलिए सच को ज्यादातर लोग देखते ही नहीं, यहां तक जाते ही नहीं। जब आपको दिखे कि आपको कोई भी एक्शन छोटा नहीं है, छोटा बड़ा कुछ नहीं है इस दुनिया में, तो अब आपकी सोच बड़ी हो जाती है। जब बड़ी सोच आ जाती है तभी तो बड़ी एनर्जी चाहिए। इस टाइम पे कुछ ऐसा है जो हमको समझना बहुत जरूरी है। बिना किसी रीजन के आप पॉजिटिव होते चले जाओगे तो वो नहीं टिके। पॉजिटिव एटीट्यूड मस्ट बी बैक्ड बाय अ रीजन। It must be based upon your actions, not the results. तो आपका माइंड इसको सच मान ले। अपने एक्शंस को ऑब्जर्व करना है, अपनी स्ट्रेंथ्स को ऑब्जर्व करना है। उसके बेस पे अगर आपके अंदर एटीट्यूड है तो वो अच्छा है। जब भी आप कंपटीशन में जा रहे हो तो आपको एनालिसिस करना होता है कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है इन कंपैरिजन टू अदर पीपल। सिर्फ बातों से नहीं हो, सोचने से नहीं हो, बहुत कुछ करना पड़ेगा। इसको समझदारी बोलते हैं लाइफ में। इसको बोलते हैं रियल पॉजिटिव एटीट्यूड, अनशेकेबल पॉजिटिव एटीट्यूड। तुम्हें क्या हो गया है? तुम पहले ऐसे तो नहीं थे जैसे अब हो। पहले तुम्हारे अंदर बहुत जोश, जुनून और एक एनर्जी थी, सीखने की, काम करने की, पढ़ने की और चीज़ों को समझने की। लेकिन अब ऐसा कुछ क्यों नहीं दिखता? तुम्हारा एग्ज़ाम आने वाला है और तुम्हारा मन पढ़ाई में लग ही नहीं रहा। ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे कैसे काम चलेगा? ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी और समय की बर्बादी है। अब बस बहुत हो गया। आज और अभी से मेहनत करना शुरू कर दो। आज से ही कमिटमेंट करो और ख़ुद को एक कमरे में बंद कर दो और दरवाजे को लॉक कर दो। 30 दिन तक वो दरवाज़ा खुलना नहीं चाहिए। 30 दिन बाद नया साल आने वाला है, 2025 आने वाला है और तब तक तुम्हें मेहनत करके निकलना है। उस दरवाजे में किसी की एंट्री नहीं होगी, न कोई दोस्त, न कोई मित्र, न कोई रिश्तेदार। सिर्फ और सिर्फ मेहनत, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारा त्याग और तुम्हारे सपने। उनके साथ उस कमरे में तुम बंद रहोगे। 30 दिन तक लगातार तुम्हें इस कमरे में बंद होकर पढ़ना है। चुपचाप खामोशी से मेहनत करनी है और ख़ुद को बदलना है। तुम उस कमरे से तभी बाहर निकलोगे जब तुम सीख चुके होगे। किसने बड़े कमाल की बात कही है, जिसको पढ़ना होता है वो पढ़ते हैं, जिसको बहाने बनाना होता है वो बहाने बनाते हैं, और जिसको काम चोरी करनी होती है वो हमेशा काम चोरी ही करते हैं। वो हमेशा अपने काम से पीछे छुड़ाते हैं और अपने काम से भागते रहते हैं। आज का काम कल पे टालेंगे और कल उस काम को परसों पे टालेंगे। और हकीकत ये है कि उस काम को कभी करते नहीं है। जब एग्ज़ाम के आखिरी दिन आने वाले होते हैं
तब तो बड़े जोरों शोरों से पढ़ते हैं, तब उनकी पढ़ाई 2-2, 3-3 घंटे होने लगती है। लेकिन बात यह है कि उस टाइम में कोई पढ़ाई नहीं होती, उस टाइम बस चीटिंग के जुगाड़ करे जाते हैं। कड़वा है मगर यही सच है। उस टाइम भला पढ़ने में इतना मन कैसे लग जाता है। तब कोई बुलाए भी कि कुछ काम है, तुम उसे डांट देते हो कि मेरा कल एग्ज़ाम है, मुझे पढ़ने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। कोई कुछ काम देता है, तुम उसे मना कर देते हो, चाहे वो कितना भी इम्पोर्टेंट काम क्यों ना हो। तुम्हें खाना भी खाना हो तो भी तुम बहाने बना देते हो कि मैं थोड़ा रुक के खाऊंगा, अभी मुझे इम्पोर्टेंट काम है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ें अभी क्यों नहीं होती? अभी तुम्हें बहाने क्यों नहीं बना पाते? और अभी तुम लोग क्यों मना नहीं कर पाते? तुम्हारे पास एक बड़ा काम है। तब उस टाइम पे अचानक से इतनी कंसिस्टेंसी, इतना ध्यान, इतना अटेंशन पढ़ाई के प्रति क्यों हो जाता है? क्या तुमने कभी खुद से ये सवाल किया है? ये बस बेवकूफ़ी है। टाइम पास और फालतू के काम को छोड़ो और खुद को मेहनत में लगाओ। अभी भी बहुत वक्त पड़ा है, कहीं देर हो जाए, समय हाथ से निकल जाए, इससे पहले तुम्हें इस बात को समझना पड़ेगा। ये सारी बेवकूफ़ी के फालतू काम छोड़ो, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक को अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल करो और चुपचाप पढ़ने बैठो और अपने काम पे चुपचाप लग जाओ। ये क्या दिन भर फ़ोन में इधर उधर की रीलें देखते फिरते हो, कभी यहाँ से वहाँ, कभी वहाँ से वहाँ। ये भला कौन सी ज़िंदगी है? और इससे भला क्या हासिल होने वाला है? इस सारी चीज़ों को, डिस्ट्रैक्शन को दूर करो और अपने मन को, अपने ध्यान को केंद्रित करो और उसे एक चीज़ पे लगाओ। टाइम पास के लिए, मनोरंजन के लिए अभी पूरी उम्र पड़ी है, लेकिन जब ये दिन आ गए ना और इसमें अगर बुरा हो गया तो फिर पूरी ज़िंदगी टाइम पास बन जाएगी। इसीलिए अभी के वक्त को संवार लो तो कल बन जाएगा। थोड़ा सीरियस हो जाओ और खुद को डांट लगाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम किस दिशा में जा रहे हो? और ये तुम अपने समय को क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम्हें पता भी नहीं लग रहा कैसे 2-2 सेकंड, 10-10 सेकंड की रील कैसे 1 घंटा बिता देती हैं और समय बिल्कुल पता ही नहीं लगता। इन चीज़ों को छोड़ो और बस काम पे लगो। और हाँ, मुझे तुम कमेंट में बताना कि ये वीडियो तुम कौन सी डेट को देख रहे हो, ताकि मैं 30 दिसंबर से पहले देख सकूं कि तुमने वाकई 30 दिन तक मेहनत करा है या नहीं। ये कहानी है 2 दोस्तों की जो कि एक छोटे से गांव में रहते थे। एक बार वो दोनों किसी काम से शहर गए और वापस अपने गांव लौट रहे थे। उनके गांव तक पहुंचने के लिए उनको एक घने जंगल से होकर के गुजरना था। और जब वो उस जंगल से गुजर रहे थे तो एक दोस्त को प्यास लगी और वो पानी ढूंढने के लिए रास्ता भटक गए। थोड़ी ही देर बाद शाम हो गई और रात होने ही वाली थी। तो उन दोनों की नज़र एक गुफा पे पड़ी जो कि पेड़ों से घिरी हुई थी चारों तरफ से। तो उन्होंने सोचा कि यही जगह ठीक है रात बिताने के लिए। तो दोनों ने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करी, उस गुफा के अंदर गए और आग जला करके वहां पे बैठ गए। रात का वक्त था, गुफा के अंदर आग जल रही थी, बाहर बिल्कुल अंधेरा था और कुछ जानवरों की आवाजें आ रही थी। तो उन दोनों में से जो एक दोस्त था वो अंदर ही अंदर डरने लगा, क्योंकि उसने भूत प्रेतों की बहुत कहानियां सुनी थी कि रात के वक्त जंगल में कुछ भयानक आत्माएं भटकती हैं और अगर उनको कोई ऐसा भटका हुआ आदमी मिल जाए तो उसको नहीं छोड़ती। तो जब उसने भूत प्रेतों की बात अपने दोस्त से करी तो उसके दोस्त ने हंसते हुए उससे पूछा, क्या कभी तूने किसी भूत को देखा है? तो उसने कहा, नहीं मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मेरे कुछ जान पहचान के लोग हैं जिन्होंने देखा है। तो उसके दोस्त ने उसको समझाने की बहुत कोशिश करी कि यार ऐसी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, अब तू सो जा और मुझे भी सोने दे, मुझे नींद आ रही है। और इतना कह करके उसका दोस्त वहीं पर लेट गया और थोड़ी देर में सो गया। लेकिन वो जो अंदर से डरा हुआ था वो लेट तो गया, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। उसको लग रहा था कि शायद यहां पर कहीं कोई है जो छुप करके कहीं से उसको देख रहा है। उस आग की वजह से कुछ परछाइयां बन रही थी वहां पर पत्थरों पर, तो उन परछाइयों को देख करके भी वो डर रहा था। फिर कुछ घंटे तक ऐसे ही चलता रहा। फिर उसके बाद में क्योंकि वो थका हुआ था तो उसको नींद आ गई। लेकिन नींद आने के कुछ देर बाद ही उसको एक सपना आया। सपने में उसको एक बहुत ही भयानक परछाई उसकी तरफ बढ़ती हुई नजर आई। अब जैसे जैसे वो अंदर से डरता चला जा रहा था, वो परछाई उसके और पास आती चली जा रही थी और बड़ी होती चली जा रही थी। और उस परछाई में एक हाथ उसको नजर आया जिसके बड़े बड़े नाखून थे, और वो हाथ उसकी तरफ बढ़ता चला गया और उसके गले तक पहुंचने ही वाला था कि तभी वो डर करके एकदम से उठा। फिर उसने अपने दोस्त की तरफ देखा जो कि सो रहा था, उसको पकड़ करके जोर से उठाया। फिर उसने अपने दोस्त को बताया कि उसके साथ में क्या हुआ। तो उसका दोस्त फिर हंसने लगा। फिर उसके दोस्त ने उसको कहा, अब अगर दोबारा से तुझे वो परछाई दिखे तो तू वही कहियो जो मैं तुझे कह रहा हूं कहने के लिए, फिर देखते हैं वो परछाई तेरा क्या करती है। तुझे अपने अंदर ही अंदर बोलना है, मैं तुझसे नहीं डरता, सामने आ।
तो उसके दोस्त ने वैसा ही किया। थोड़ी देर बाद दोबारा से उसको सपने में वही परछाई नजर आई और वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। लेकिन इस बार वो उस परछाई से डरा नहीं, बल्कि अपनी पूरी हिम्मत जुटा करके उसने वो ही कहा, मैं तुझसे नहीं डरता, सामने आ। मैं तुझसे नहीं डरता, सामने आ। मैं तुझसे नहीं डरता, सामने आ। जैसे जैसे वो ये बोलने लगा, वो परछाई छोटी होने लगी और उससे दूर होने लगी। वो बोलता रहा, वो परछाई छोटी होती रही और धीरे धीरे वो परछाई दिखनी बंद हो गई। बिल्कुल ऐसा ही हमारी जिंदगी में भी होता है। हमारे अंदर जितने भी डर हैं, उससे हम जितना डरते हैं, हम उतना ही छोटे होते चले जाते हैं और वो डर उतने ही बड़े होते चले जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने अंदर के डरों से नहीं डरते हैं और उसका सामना करते हैं, तो दुनिया का ऐसा कोई भी डर नहीं है जो कि हमें डरा पाए। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया, क्योंकि उसने बहुत सुना था उस साधु के बारे में और उसके मन में आया कि मैं एक बार जाकर के देखता हूं कि लोग इतनी तारीफ क्यों करते हैं उसकी। तो जब वो उस आश्रम में गया तो वहां पर एक छोटा सा कमरा था जहां पर एक कालीन बिछा हुआ था। वहां पर कुछ लोग बैठे हुए थे नीचे और साधु जी सामने बैठे हुए थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। तो जैसे ही वो अंदर गया, वो अकेला नहीं था, उसके साथ में 4 बॉडीगार्ड्स भी थे और उसको ये आदत थी कि जहां पर भी वो जाता था, लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते थे, उसकी तरफ देखते थे, हाथ जोड़ते थे, अपना सर झुकाते थे। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि वो साधु किसी के सवाल का जवाब दे रहे थे। लेकिन नेता को इस बात पे गुस्सा आ गया। नेता को लगा कि ये मेरी बेइज्जती है। तो उस नेता ने साधु की बात को बीच में ही काटते हुए थोड़ा गुस्से से कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोले, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे लूं, उसके बाद में मैं आपसे बात करूंगा। तब तक अगर आप चाहें तो आप बैठ सकते हैं। बस साधु का इतना कहने की देर थी, नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु के ऊपर निकाल दिया। अभी तक वो नेता बहुत ही तमीज से बात कर रहा था, यानी कि आप कह करके बात कर रहा था। अब वो तू तड़ाक पे उतर आया। नेता ने उस साधु को कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूं और तू किससे बात कर रहा है? साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बात करूं तो आपको कुछ देर रुकना होगा। और साधु के ये कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गया और वहीं सबके सामने चीखने चिल्लाने लग गया, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर के ठीक नहीं किया है। तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूं। साधु ने फिर से उसकी तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहे वो मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर उस नेता ने बोला कि तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुझे बताऊंगा यही सबके सामने कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूं। तू एक बहुत ही घटिया इंसान है। तू कोई साधु नहीं है, तू एक ढोंगी है, पाखंडी है और यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है कि इन लोगों की जेब में जितना भी पैसा है वो सब तेरे पास में आ जाए। तू अपने फायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। तेरा पर्दाफाश करके रहूंगा पूरी दुनिया के सामने। लेकिन उसके इतना बोलने के बाद भी उस साधु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनी ही रही। ये देखकर वो और दिल मिला गया और उसने कहा, अब बहुत हुआ, अब मैं यहां 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला। लेकिन अभी भी तेरे पास में मौका है। अगर मुझसे माफी मांगनी है या मुझसे कुछ कहना है तो कह सकता है। इतना सब होने के बाद भी साधु बिल्कुल शांत था और उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर साधु ने अपनी आंखें खोली, हाथ जोड़े और कहा कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरे मन में आपके लिए कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी आपने मेरे बारे में कहा वो आपकी अपनी सोच थी, तो मुझे आप में कोई भी बुराई नजर नहीं आती है। मुझे आप एक बहुत ही भले इंसान लगते हैं। और साधु के इतना कहते ही नेताजी का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने वो ही कहा जो बाकी सब लोग उस नेता को कहते हैं। और वो खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चला गया और जा करके अपने पिताजी के साथ में बैठ गया। उसके पिताजी की आंखें बंद थी और वो ध्यान में थे। पूरी जिंदगी उन्होंने सिर्फ लोगों की सेवा करी और बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया। तो थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा अपने बेटे को अपने साथ बैठे हुए, तो उनके बेटे के चेहरे पर आज एक अजीब सी खुशी थी जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। फिर उसने एक एक करके सब कुछ बताया कि आज क्या हुआ, किस तरह से वो आश्रम गया, वहां पर क्या हुआ, उसने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा। तो जब इसके पिताजी ने पूरी बात सुनी
तो थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देख करके बोले कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं करी है, क्योंकि उन्होंने वो नहीं कहा कि जो तुम हो, उन्होंने वो कहा कि जो वो खुद है। और तुमने जो भी कुछ उनको कहा वो नहीं कहा कि जो वो है, बल्कि तुमने वो कहा जो तुम खुद हो। यही बात वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। ये दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती है जैसी कि ये दुनिया है। ये दुनिया तुम्हें वैसी दिखती है जैसे तुम खुद हो। जिसकी नजर जैसी है उसके लिए ये दुनिया वैसी ही है। तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है, अपनी नजर को बदलो। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शांतिवन था। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन गांव के पास ही स्थित कालगिरी पर्वत का नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। कहा जाता था कि जो भी उस पर्वत पर गया वह कभी वापस नहीं आया। गांव में एक साधारण लड़का युवराज रहता था। वह गरीब परिवार से था, लेकिन उसका दिल बड़ा और सपने ऊंचे थे। उसकी आंखों में हमेशा कुछ बड़ा करने की चमक होती थी, लेकिन एक समस्या थी, उसे खुद पर विश्वास नहीं था। हर बार जब उसे कोई बड़ा काम करने का मौका मिलता, वह डर कर पीछे हट जाता। एक दिन गांव के ऊपर काले बादल छा गए। गांव के बड़े बुजुर्गों ने इसे अशुभ संकेत माना। तभी गांव के मंदिर के पुजारी ने बताया कि कालगिरी पर्वत की चोटी पर स्थित शिवलिंग की पूजा नहीं होने के कारण यह संकट आया है। अगर उस शिवलिंग पर पूजा नहीं की गई तो पूरे गांव पर प्राकृतिक आपदाओं का खतरा मंडरा सकता है। पुजारी ने कहा, लेकिन शिवलिंग तक पहुंचने का रास्ता खतरों से भरा है। वहां केवल वही जा सकता है जिसे अपने ऊपर पूरा भरोसा हो। गांव के कई नौजवानों ने कोशिश करने की बात कही, लेकिन डर के कारण कोई आगे नहीं बढ़ा। युवराज चुपचाप यह सब देख रहा था। उसके मन में कुछ हलचल हो रही थी। अगली सुबह युवराज ने फैसला किया कि वह इस काम को करेगा। उसने अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया और अपनी यात्रा शुरू की। उसके पास न तो कोई खास हथियार था, न कोई साथी, बस एक छोटी सी पोटली जिसमें थोड़ा खाना और पानी था। जैसे ही वह पर्वत की ओर बढ़ा, रास्ता मुश्किल होता गया। घने जंगल, तेज हवाएं और अजीब अजीब आवाजें उसे डराने लगीं, लेकिन वह हर कदम पर खुद को समझाता, मैं इसे कर सकता हूं। रास्ते में युवराज को पहली चुनौती मिली। एक गहरी खाई उसके रास्ते में थी। खाई के पार जाने के लिए कोई पुल नहीं था। उसने चारों ओर देखा तो उसे एक पेड़ का तना मिला। उसने अपनी ताकत से उस तने को खाई पर रखा और सावधानी से पार किया। दूसरी चुनौती थी जंगल के अंदर अजीबोगरीब जानवरों का सामना। ये जानवर भयानक लगते थे, लेकिन असल में उन्हें डराने के अलावा वे कुछ नहीं कर सकते थे। युवराज ने अपनी सांसों को शांत रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। तीसरी चुनौती सबसे कठिन थी। पहाड़ पर एक गुफा थी जिसमें एक बड़ा सांप बैठा था। वह गुफा ही शिवलिंग तक पहुंचने का अंतिम रास्ता था। युवराज पहले तो कांप गया, लेकिन उसने मन में सोचा, डर के बिना साहस की कोई कीमत नहीं। उसने साहस जुटाया और सांप के सामने खड़ा हो गया। सांप ने उसे देखकर कहा, तुम क्यों आए हो युवक? अगर तुमने मेरे सवालों का सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें आगे जाने दूंगा। युवराज ने कहा, ठीक है। सांप ने पहला सवाल किया, सबसे बड़ा डर क्या है? युवराज ने जवाब दिया, सबसे बड़ा डर हमारे मन में है, जो हमें कमजोर बनाता है। सांप ने दूसरा सवाल किया, ताकत कहां से आती है? युवराज ने कहा, ताकत हमारे आत्मविश्वास और मेहनत से आती है। आखिरी सवाल था, क्या तुम इस यात्रा में सफल होगे? युवराज ने दृढ़ता से कहा, हां, क्योंकि मैंने अपनी शक्ति को पहचान लिया है। सांप मुस्कुराया और रास्ता दे दिया। युवराज ने गुफा पार की और शिवलिंग तक पहुंचा। उसने श्रद्धा से पूजा की और गांव की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। जैसे ही उसने पूजा पूरी की, चारों ओर उजाला छा गया।
कालगिरी पर्वत का अंधकार खत्म हो गया। युवराज जब वापस गांव लौटा तो सभी ने उसका स्वागत किया। गांव के मुखिया ने कहा, युवराज, तुमने न केवल गांव को संकट से बचाया बल्कि हमें यह सिखाया कि हमारी असली ताकत हमारे भीतर है। यह कहानी हमें सिखाती है कि डर और कमजोरियों का सामना करके ही हम अपनी असली ताकत को पहचान सकते हैं। आत्मविश्वास और साहस ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब हम अपने ऊपर भरोसा करते हैं तो कोई भी मंजिल हमारे लिए असंभव नहीं रहती। बैठ जाना, आपका इतना सा कदम उसे सुकून देगा। नमस्ते, मैं आरजे कार्तिक। एक बहुत छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ एक बेटे की जिसके बहुत सारे दोस्त थे और उसके पापा जी इसी बात से टेंशन में रहते थे कि इसने इतने सारे दोस्त बना लिए लेकिन अच्छा वाला दोस्त तो इसका कोई भी नहीं है। और वो अपने दोस्तों में गुणगान करता रहता था, पापा मेरा वो वाला दोस्त, उसके पास महंगी कार है, उसके पास महंगी बाइक है, उसके पास में महंगा फ़ोन है, उसकी घड़ी नहीं देखी आपने, हमेशा ही बताता रहता था। और अपने पापा से कहता था, पापा आपका तो कोई दोस्त ही नहीं है। फिर पापा जी कहते हैं, वो है ना मेरे बेस्ट फ्रेंड जो है। फिर वो बच्चा चिढ़ाता था, बोले बस वही अंकल, उनके अलावा कोई भी नहीं है। पापा आपने दोस्त ही नहीं बनाया कि आपने लाइफ जी है, वो बोलता रहता था बहुत कुछ। और अंकल जी ये सोचते थे कि इसको कैसे समझाऊं कि दोस्त जो हैं वो सच्चे और अच्छे होने चाहिए। तो उनके मन में कई बार आता है कि कुछ तो करना चाहिए। तो एक दिन उनको एक आइडिया आया। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा सुनो, तुम कहते हो ना तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे अच्छे दोस्त हैं, तो आज दोस्ती की परीक्षा करते हैं, फ्रेंडशिप वाला टेस्ट करके देखते हैं। उसने कहा ठीक है पापा, बताओ क्या करना है, अभी बताओ, मैं बुला लेता हूँ दोस्तों को। बोले नहीं, तुम रात 2 बजे का अलार्म लगाओ, रात में 2 बजे वो टेस्ट करके देखेंगे कि कौन जो है अच्छा वाला दोस्त है, तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं, मेरा वाला दोस्त अच्छा है। बोले ठीक है पापा, देख लेते हैं, डन है। 2 बजे का बेटे ने अलार्म लगा लिया, रात में नींद खुली। पिताजी ने कहा, आ जाओ गाड़ी से चल के आते हैं, चलो तुम्हारे सबसे अच्छे वाले दोस्त को कॉल लगाओ। लड़के ने कॉल किया, उधर कॉल रिसीव ही नहीं हुआ। उसने कहा, पापा वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, सो रहा हुआ, पापा कहाँ डिस्टर्ब कर रहे हो। बोले नहीं, टेस्ट तो होगा, उसका एड्रेस बता मुझे कहाँ पर रहता है। उस दोस्त के घर पहुंच गए, जाकर के डोरबेल बजाई। उस दोस्त ने ऊपर वाले रूम में से खिड़की में से देख लिया कि नीचे दोस्त आया हुआ है। लाइट ऑन भी हुई थी, फिर ऑफ कर दी, खिड़की बंद कर दी। इन्होंने देख लिया ऐसा करते हुए, कॉल रिसीव नहीं कर रहा था, क्या करे, वहां से चल दिए। पिताजी कहने लगे, भाई ये तो बड़ा अच्छा दोस्त निकला, और कोई दोस्त थे? उसने कहा, हाँ पापा मेरा वो वाला दोस्त है ना, उसको कॉल लगाते। कॉल उधर भी रिसीव नहीं हुई। पहुंचे उसके घर पर, डोरबेल बजाई तो आंटी जी ने, जो उसकी मम्मी थी दोस्त की, उन्होंने दरवाज़ा खोला। तो उन्होंने बोला वो मिलना था उससे, इमरजेंसी है, कोई काम है। वो आंटी जी अंदर गई, उस लड़के को बोला तो आवाज़ सुनाई दी, अरे मम्मा बोल दो ना बीमार हूँ मैं, तो मुझे रात भर से वॉमिट हो रही है। उन्होंने आके बोल दिया कि क्या करें बेटा, वो तो बीमार है, बताओ कुछ काम हो तो। बोले नहीं आंटी काम हो गया, करते हैं कुछ। पिता पुत्र वहाँ से निकल आए। पिताजी ने कहा, और कोई हो तेरा दोस्त तो बता दे, उसको भी कॉल लगा लेते हैं। लड़के ने कहा, पापा आप रहने दो ना, मेरे दोस्तों को छोड़ो, आप तो ये टेस्ट वेस्ट छोड़ो, चलो घर चलते हैं। पिताजी ने कहा, नहीं, अभी मेरे वाले दोस्त का टेस्ट करना बाकी है। तो कहता ना मेरा एक ही दोस्त है, यही अंकल तो आपके दोस्त हैं पापा, इनके अलावा कोई दोस्ती नहीं है आपका। आज तो ये बताता हूँ दोस्ती क्या होती है। कॉल किया, कॉल 1 घंटे में सामने वाले ने उठा लिया। अंकल जी कहने लगे, जो पिताजी थे वो कहने लगे कि अरे भाई मैं आ रहा हूँ, कुछ इमरजेंसी है। उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ। उनके घर पहुंचे, एक डोरबेल बजाई, तुरंत दरवाजा खुल गया। और जो पिताजी के मित्र थे उनके एक हाथ में नोटों की गड्डी थी, दूसरे हाथ में गाड़ी की चाबी थी। बोले क्या करना है? तो पूछा कि अरे ये क्यों लेके आए हो तुम? तो कहने लगे, अरे इतनी रात में तुमने कॉल किया है, इमरजेंसी होगी तभी तो मुझे याद किया है। पैसे चाहिए तो बता, पैसे और लेके आता हूँ, या गाड़ी से कहीं चलना है तो बता, किससे झगड़ा हो गया, क्या बात क्या हो गई, क्यों आ गया इतनी रात में? पिताजी ने कहा, अरे कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो अपने बेटे को बताना चाह रहा था कि दोस्ती क्या होती है, मित्रता क्या होती है, फ्रेंडशिप का टेस्ट करके दिखा रहा था इसको। इसके बड़े सारे दोस्त हैं, कहता है मेरे बहुत बड़े बड़े दोस्त हैं, वो वाला दोस्त, ये वाला दोस्त, करता रहता है दिन भर। आज इमरजेंसी का इसको सिर्फ नाटक करके दिखाया कि कौन सा दोस्त तेरा साथ देने आया। मेरा दोस्त देख, इतने सालों से एक ही दोस्त है, लेकिन ये दोस्त हमेशा साथ देता है। बस ये समझाना चाह रहा था कि दोस्तों की परख करना सीख ले, अपने आसपास के लोगों को ठीक करना सीख ले, ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू कर जो तुझे सुधारे, तुझे संवारे। ऐसों के साथ मत रहे जो तुझे बिगाड़ के खत्म कर दे। बस यही समझा रहा था अपने बच्चे को। दोनों दोस्त गले लगे, फिर ये वापस आ गए अपने घर पर। बड़ी छोटी सी कहानी है ना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देती है। हम में से बहुत सारे लोगों का फोकस पर होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाएं,
हम भूल जाते हैं कि क्वालिटी फ्रेंड्स होने चाहिए, मित्रता ऐसी हो जो जन्मों जन्मों तक याद रहे। ये छोटी सी कहानी बस यही बात सिखाती है, क्योंकि किस्मत जब तमाचा मारती है तो मुंह पर नहीं रूह पर लगता है। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूं। पुराने ज़माने की एक सेठ जी की कहानी है जो अपने बिजनेस के सिलसिले में दूसरे नगर में गए हुए थे। बहुत सारा माल खजाना उनके पास में था, दौलत उनके पास में थी, इसलिए अपने साथ में 3-4 पहरेदारों को, बॉडीगार्ड्स को लेकर के गए थे कि भैया सिक्योरिटी बनी रहे, कहीं कोई लूट जो है उसकी घटना मेरे साथ ना हो जाए, चोर ना आ जाए। तो उस डर से अपने साथ 3-4 पहरेदारों को लेकर के गए थे। जब वापस अपने शहर में आए तो अपनी गली के पास में थे, पहुंचने वाले थे घर के पास। फिर उन्हें लगा कि शाम का समय है, ये 3-4 मेरे साथ चल रहे हैं, इनको भोजन कराना पड़ जाएगा। कंजूस टाइप के सेठ जी थे। तो इसी डर से उन्होंने उन 3-4 पहरेदारों से कहा कि सुनो भैया, बहुत बढ़िया यात्रा रही, आपने मेरा साथ दिया, मेरी सुरक्षा की, मेरे खजाने की सुरक्षा की, पैसे की सुरक्षा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब आप जा सकते हैं। उन 3-4 पहरेदारों ने सोचा कि घर तक छोड़ना था, लेकिन सेठ जी यहीं से कह रहे हैं कि अकेले चला जाऊंगा, तो ठीक है, इनकी मर्जी। तो उन 3-4 पहरेदारों ने कहा ठीक है सेठ जी, आप चले जाओ, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, कभी अगली बार काम पड़े तो याद कर लेना, हम आ जाएंगे। सेठ जी ने कहा ठीक है। वो 3-4 जो थे निकल लिए। अब सेठ जी अकेले अपने घर की तरफ जा रहे थे, मस्त मगन, बहुत खुश थे क्योंकि यात्रा बहुत अच्छी रही थी, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अपने घर की गली में जैसे ही मुड़े, वैसे ही 60 डाकुओं ने सेठ जी को घेर लिया। सेठ जी घबरा गए, बोले ये क्या हो गया? मतलब मेरे घर से बस 100 मीटर की दूरी पर मेरे साथ लूट होने वाली है। पूरी यात्रा में कहीं कुछ नहीं हुआ, वो 4 पहरेदार मेरे साथ बने रहे, मेरी सुरक्षा की, और मैं कंजूस ठहरा सिर्फ इस डर से कि उनको भोजन कराना पड़ेगा, बाहर से ही भेज दिया। उनको साथ लेकर के आता तो शायद आज सब कुछ बच जाता। बहुत कुछ उनके दिमाग में चल रहा था। वो 60 के 60 जो थे सेठ जी को घेर करके खड़े हो गए। बंदूक की नोक पर उन्होंने कहा, सेठ जी जितना माल खजाना है सब रख दो, जो दौलत है सब रख दो, हमें दे दो, उसके बाद अपने घर चले जाना। सेठ जी बहुत घबराए हुए थे, डर के मारे अपने बैग में सामान निकाल करके बाहर रखना शुरू किया। और सेठ जी तभी सबके चेहरे पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, आंखें पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि सबने तो जो है कपड़ा बांधा हुआ था मुंह पर। तो सेठ जी को 2 लोगों की जो है आंखें पहचान में आ गई। सेठ जी ने कहा सोनू तुम, दूसरे से कहा मोनू तुम। उन दोनों ने अपने मुंह पर से कपड़ा हटाया, बोले हाँ सेठ जी, आपने हमें पहचान लिया? बोले हाँ, क्यों नहीं पहचानूंगा, तुम इतने सालों तक मेरे साथ रहे, हमारे साथ में काम किया। उन दोनों को भी शर्म आने लगी कि सेठ जी तो पहचान गए, अब क्या करें। वो सेठ जी से कहने लगे, सेठ जी क्या करें, पैसे की कमी थी तो हम डाकू बन गए, चोर बन गए। वो सेठ जी ने कहा छोड़ो, तुम मुझे बचा लो, अभी बचा सको तो। उन दोनों ने अपने बाकी के 58 साथियों से कहा कि साथियों, ये हमारे सेठ जी हैं, हमने पहले इनके यहाँ पर नौकरी की है, इनका नमक खाया है, अब इनको हम लूटेंगे बात जमेगी नहीं, तो मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि इनको छोड़ दो। सब लोग विरोध करने लगे, लेकिन उन दोनों ने बहुत मान मनोबल की, बहुत रिक्वेस्ट की कि किसी और जगह चलेंगे, कहीं और चोरी करेंगे, इनको छोड़ दो। तो बाकी लोग मान गए। उन्होंने कहा ठीक है भाई, तुम्हारे सेठ जी हैं पुराने वाले, छोड़ दिया। सेठ जी को तो लगा कि भैया कलेजा हाथ में आ गया था, वापस अपनी जगह चला गया, अपन बच गए। घर पहुंचे, सेठानी जी ने पूछा कि कैसी रही यात्रा। सेठ जी ने कहा यात्रा बहुत बढ़िया रही, लेकिन अभी जो 5 मिनट बीते हैं उसमें कलेजा हाथ में आ गया, ऐसा लगा कि जीवन चला गया, सब खत्म हो गया। तो सेठानी जी ने पूछा हुआ क्या? तो सेठ जी ने पूरी घटना दोहरा दी। सेठानी जी ने कहा मैं आपको एक बात कहती हूँ, याद रखना जीवन में, वो 60 जो थे ना, वो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, उनके बराबर वो 60 डाकू थे। सिर्फ 2 धर्म के वो 2 लोग जिन्होंने आपके साथ काम किया, जिन्होंने हमारे यहाँ भोजन किया, नमक खाया, उन्होंने आपका साथ दिया, वरना 58 तो आपको निपटाने की फिराक में थे। उन 2 ने आपको 58 से बचा लिया। सेठ जी ने कहा मतलब? तो सेठानी जी ने कहा बस वही तो है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 2 मिनट धर्म के निकाल लो, 58 मिनट आपका कुछ कर नहीं, उसे अपना समझने की भूल कर बैठता है। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। एक सरकारी अधिकारी की जो अपने बच्चे के साथ डिनर करने के बाद 5 स्टार होटल से रवाना हुए, और कार में जब बैठे थे पिता पुत्र, तो दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो गई। हल्का म्यूजिक चल रहा था और पिताजी बता रहे थे बच्चे को कि बेटा मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, अपने गुणगान कर रहे थे। पिताजी अपना रौब बता ही रहे थे, तभी एक पुलिस के हवलदार ने उनकी गाड़ी को रोक लिया। अब सरकारी अधिकारी को और गुस्सा आ गया कि भैया मेरी गाड़ी रोक ली। हवलदार ने आके बोला कि हाँ जी साहब, दिखाओ अपना ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये जो पिताजी थे ये और गुस्से में आ गए कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस दे गया,
तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? सचिवालय में इस पद पर हूँ, ये वो फलां ढिमका बताने लगे अपने बारे में। हवलदार ने कहा साहब आप होंगे अपनी जगह पर, लेकिन मुझे तो ड्राइविंग लाइसेंस बताओ, अब आपका चालान होगा। तो उन्होंने कहा किस बात का चालान? हवलदार ने कहा साहब आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई और अपने बच्चे को भी नहीं सिखाया कि वो भी लगाए। खुद तो गलत कर रहे हो, बच्चे से भी गलत करवा रहे हो। छोटा बच्चा ये सब देख रहा था, चुपचाप ऑब्जर्व कर रहा था कि पापा क्या करते। पिताजी ने और रौब जो है झाड़ा, बोले कि अरे तुझे पता नहीं है, ये वो नाम वाम बताने लगे अधिकारियों के, पुलिस अधिकारियों के, इनके, उनको जानता हूँ इनको जानता हूँ, अभी करूँ तुम्हारे जैसों के तो हम रोज साइन करके ट्रांसफर करते हैं। 50 बातें उसको बोल लगे। हवलदार ने कहा अच्छा साहब ठीक है, मैं आपका चालान नहीं करता, लेकिन अभी आपको सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी, बच्चे को भी लगवानी पड़ेगी, उसके बाद ही गाड़ी आगे जाने दूंगा, वरना गाड़ी आगे नहीं जाने दूंगा। ये तो मेरी बात है, वो आपको ये बात तो माननी पड़ेगी। इन साहब को भी लगा सरकारी अधिकारी को कि अरे अब मान लेता हूँ, इतनी सी बात कहाँ बात को आगे बढ़ाते हैं। चुपचाप इन्होंने बेल्ट लगाई, बच्चे से बोला बेटा बेल्ट लगा लो, गाड़ी आगे बढ़ गई। फिर से ये रौब झाड़ने लगे कि ये समझता नहीं है मैं कौन हूँ, ये कौन है, हवलदार है, ऐसे में तो हम रोज साइन करके जो है ट्रांसफर कर देते हैं। छोटा बच्चा चुपचाप सुन रहा था कि पापा कितने बड़े हैं, सब सोच रहा था। अचानक से एक धमाका हुआ। इन्होंने गाड़ी साइड में रोकी तो पीछे देखा कि एक बाइक सवार बुजुर्ग को टक्कर मार करके एक कार जो है दौड़ाते हुए बंदा ले जा रहा था। बुजुर्ग नीचे सड़क पर गिरे हुए थे, खून बह रहा था। वही हवलदार दौड़ के आए उन बुजुर्ग के पास, उनको साइड में लेकर के और आवाज दे रहे थे, कह रहे साहब, बड़े साहब, सचिवालय वाले सुनो, मदद कर दो, मेरे पास में बाइक नहीं है, इनको हॉस्पिटल ले जाना है, आपकी कार में लेकर के चलते हैं ना। बच्चा सब देख रहा था। तो ये पिताजी थे, इन्होंने कहा अरे मुझे घर पर काम है, इमरजेंसी है, माता जी बीमार हैं, करके निकल लिए वहां से चुपचाप, इमरजेंसी का नाटक करके। छोटा बच्चा देख रहा था कि पापा ने हेल्प नहीं की। रास्ते में फिर से वही बड़ी बड़ी बातें करते हुए घर पहुंच गया। उस छोटे बच्चे को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था कि मेरे पापा ने गलत किया। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। वो सोचता रहा कि मेरे पापा बड़े हैं कि वो हवलदार बड़ा आदमी है जिसने मदद करी। अगली सुबह जब न्यूज़पेपर उस छोटे बच्चे ने देखा तो उसकी आंखें नम हो गई। अखबार में बड़ी सी फोटो जो है छपी हुई थी उन हवलदार की, और लिखा हुआ था कि एक हवलदार ने कंधे पर जो है बुजुर्ग को ले जा करके हॉस्पिटल पहुंचाया, 700 मीटर दूर, टाइम पर उन्हें भर्ती करवाया, उनकी जान बचाई। शाबाश हवलदार साहब, ऐसा लिखा हुआ था। वो छोटा बच्चा अखबार पढ़ते पढ़ते रोना लगा और सोचने लगा कि मेरे पिताजी इतने बड़े पद पर हैं, इतने बड़े अधिकारी हैं, हमारे पास कार है, हवलदार के पास तो बाइक भी नहीं थी, फिर भी उसने मदद कर दी, और पापा इतने बड़े होकर के भी कुछ नहीं कर पाए। उस बच्चे ने कुछ बोला नहीं, वो बस अखबार ले जाकर के पिताजी को दे आया, बोला पापा पढ़ लेना, आपके काम की खबर छपी है। बहुत छोटी सी कहानी है जिसका सार ये समझाता है कि आप चाहे जितने बड़े हो जाएं, जितना पैसा कमा लें, जितनी पद प्रतिष्ठा गरिमा आ जाए, याद रखिए अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आप इंसान नहीं है। इंसान होने का सबसे बड़ा गुण है इंसानियत। अगर दूसरे के लिए आपके दिल में करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है इतना सारा पैसा कमाने का। बहुत छोटी सी कहानी जो आपको अपने आप से मिलाती है। बात है, एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के पास में एक पहाड़ था जहां पर वो रोज सुबह जाता। उस पहाड़ पर थोड़ी देर के लिए वो बैठता, फिर वापस आ जाता। तो रोज की तरह वो सुबह सुबह जा रहा था। पीछे से उसका छोटा सा बेटा आया, उसने आकर के उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि आज मैं भी आपके साथ चलूंगा। उसने पहले तो उसको थोड़ा सा समझाया और मना किया, कहा कि जो रास्ता है वो बहुत ही छोटा है और चढ़ाई बहुत ज्यादा है, तो तुम मेरे साथ नहीं चल पाओगे। लेकिन फिर जब उस बेटे ने जिद करी तो पिता मान गया। तो दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। पिता ने बेटे का हाथ कस के पकड़ा हुआ था। लेफ्ट साइड में पहाड़ थे, राइट साइड में खाई थी और रास्ता बहुत ही छोटा था। और वो पहाड़ की चोटी तक पहुंचने ही वाले थे, तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। क्योंकि पिता उस रास्ते पर रोज आता था तो उसको पता था कि वहां पे पत्थर है, तो वो साइड से निकल गया। लेकिन जो बेटा था उसका ध्यान कहीं और था, तो उसका घुटना जा करके उस बड़े से पत्थर पर टकरा गया। तो फिर उस बच्चे के मुंह से एक चीख निकली, और जैसे ही वो चीखा उसकी आवाज उन पहाड़ों में गूंजने लगी। इससे पहले उस बच्चे ने कभी भी अपनी आवाज की गूंज नहीं सुनी थी, तो उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वो अंदर से थोड़ा सा घबरा गया। उसे लगा कि शायद कहीं कोई है जो छुप करके उसको देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर उस बच्चे ने बोला, कौन हो तुम? कौन हो तुम? तो जब उस बच्चे ने इस गूंज को सुना, उसे गुस्सा आ गया। उसे लगा कि कौन है ये जो मेरा मजाक उड़ाए चले जा रहा है। फिर उसने गुस्से से कहा
मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर जैसे ही उसने इस गूंज को सुना वो घबरा गया। उसके पिता समझ गए थे कि क्या हो रहा है। उसने अपने पिता का हाथ कस के पकड़ लिया और उनसे पूछा, कौन है ये जो मुझे इतना तंग कर रहा है? कौन है ये जो मुझे इतना डरा रहा है? तो उसके पिता थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने खाई की तरफ देखा और जोर से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। ये सुनकर वो बच्चा हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है, कि वही इंसान जो उसका मजाक उड़ा रहा है और उसको तंग कर रहा है, वो उसके पिता को बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तो उसके पिता ने अपने बेटे को देखा और वो समझ गए कि उसके मन में क्या चल रहा है। और फिर दोबारा उन्होंने बोला, तुम बहुत अच्छे हो। और ये सुनकर उनका बेटा भी थोड़ा सा मुस्कुराया और पूछा अपने पिता से कि ये क्या हो रहा है। और फिर उसके पिता ने अपने बेटे को समझाया, ये जो आवाज तुम सुन रहे हो ना, ये किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी ही आवाज है जो कि पहाड़ों में गूंज रही है और तुम्हें अपनी ही आवाज सुनाई दे रही है। जैसा तुम बोलते हो ठीक वैसा ही तुम्हें सुनाई देता है। अगर तुम गुस्से से कुछ कहोगे तो पलट करके जो आवाज आएगी उसमें भी गुस्सा होगा, लेकिन अगर तुम कुछ अच्छा कहोगे तो वो आवाज भी अच्छी होगी। बिल्कुल इसी तरह से हमारी जिंदगी में भी होता है। जैसा तुम अपने मन में इस जिंदगी के बारे में सोचते हो, ये जिंदगी तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। अगर तुम मन ही मन अपने आप को ये बोलते रहोगे कि मेरी जिंदगी तो बहुत ही बुरी है, तो तुम्हारी जिंदगी सच में बुरी हो जाएगी। और अगर तुम अपनी जिंदगी से प्यार करोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी तुमसे प्यार करेगी। ये बात उस बच्चे के दिमाग में घर कर गई और फिर वो दोनों उस पहाड़ की चोटी पर गए। लेकिन बच्चे के दिमाग में यही बात घूम रही थी। और फिर वो बच्चा खिलखिला के हंसा और उसने अपने दोनों हाथ खोले और अपनी पूरी ताकत से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। एक बार की बात है, एक गुरु अपने सभी शिष्यों के साथ नदी किनारे नहाने के लिए गए। सुबह सुबह का वक्त था। गुरुजी नदी के किनारे पर जाकर के बैठ गए। अब गुरुजी को बैठा देख सभी शिष्यों को लगा कि उन्हें भी अपने गुरु के अनुसार कुछ देर के लिए बैठ जाना चाहिए। गुरुजी बस निरंतर नदी को ही देखते रहे और सभी शिष्य ये देखकर थोड़े से हैरान और परेशान होने लगे। सुबह से शाम हो गई पर गुरुजी नदी में उतरे ही नहीं, बस नदी को ही देखे जा रहे थे। सभी शिष्य इस दृश्य को देखकर बड़े व्याकुल हो गए, पर गुरुजी के सामने कौन बोले, ये सोचकर सभी चुप बैठे रहे। लेकिन एक शिष्य के सब्र का बांध टूट गया। उसने बड़े ही प्रेम से गुरुजी से पूछ ही लिया, गुरुजी, हम नदी में कब उतरेंगे? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? तब गुरुजी ने उसकी ओर देखा और कहा, जब इस नदी का बहाव बंद हो जाएगा तब हम इस नदी में उतरेंगे। सभी शिष्य उनका ये जवाब सुनकर हैरान रह गए। वो एक दूसरे को देखने लगे। बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी। फिर एक और शिष्य ने गुरुजी से अपनी शंका व्यक्त करते हुए कहा, पर गुरुजी, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। ये नदी है, इसका बहाव बंद कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। फिर गुरुजी थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, यही है आज की शिक्षा। ये जिंदगी बिल्कुल इस बहती हुई नदी के जैसी है जो कभी किसी के लिए नहीं रुकती, निरंतर बहती रहती है और आगे बढ़ती रहती है। अब मर्जी तुम्हारी है कि तुम नदी के साथ आगे बढ़ते हो या फिर एक ही जगह पर डर कर, हार कर, घबरा कर बैठे रहते हो। इस नदी की बहती हुई लहरें बदलते हुए वक्त की तरह है और वक्त चाहे जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। अगर कभी तुम्हारा वक्त बुरा हो तो हौसला रखना और चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में हिम्मत मत हारना। जिंदगी की इस नदी में आगे बढ़ते रहना, क्योंकि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। बुरा वक्त सिर्फ तुम्हारी ही जिंदगी में नहीं बल्कि सभी की जिंदगी में आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई बिखर जाता है
तो कोई निखर जाता है। जिसकी सोच सकारात्मक है और जिसमें सीखने का जज्बा है, वो बुरे से बुरे वक्त में भी अच्छाई को देखता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई रात के अंधेरे में चमकते हुए तारों को देखता है। सुख और दुख इस जिंदगी रूपी नदी की लहरें हैं जो हर पल बनती रहती है और मिटती रहती है। लेकिन तुम एक लहर नहीं हो, तुम इस नदी के जल की तरह हो जो हर हाल में बहता ही रहता है और बिना थके, बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। तो अगर कभी तुम्हारी जिंदगी में बुरा वक्त आए तो घबराना मत। बस एक बात याद रखना कि ये हमेशा रहने वाला नहीं है, क्योंकि बुरे वक्त का भी बुरा वक्त आता है। आपका जो माइंड है वो ऐसे 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 भागता है तो प्रॉब्लम होती है ना। सब कुछ छूटने से डरते हैं ना। खुद को आराम से ठंडे दिमाग से बैठ करके समझना, क्योंकि आपको सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। क्योंकि अगर ये टाइम निकल गया तो गया। इसमें एक्सपेरिमेंट करके देखो कि सोचने से सब कुछ नहीं किया जा सकता है। तो इमीडिएटली अलर्ट करो, उसको इग्नोर मत करो। इससे जरूरी और कुछ नहीं। जब तक प्रैक्टिकली किसी भी चीज को आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, तब तक आपको कुछ समझ नहीं है। अगर इस तरह से आपने देख लिया तो आपको एकदम समझ आ जाएगा कि अच्छा ये खेल होता है। तब मजा आएगा लाइफ में जीने का। अपने आप को बदल सकते हो, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट और क्या है लाइफ में, बताओ। आज हम जो भी कुछ है वो अपने एक्शंस की वजह से। जीने की कोई वजह भी तो चाहिए ना। क्या है? बिलीफ ही तो है। अगर ये हमको अच्छे से समझ आ जाए, मतलब हमारे सारे फंडे क्लियर हो, फिर हम एक्शन लें, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि रिजल्ट अच्छा होगा हमारे लिए भी और औरों के लिए भी। कि जो हमारे बिलीव्स उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है कि हमको कैसा आउटकम मिलेगा उन एक्शंस का, जो एक्शंस हम ले रहे हैं। हम हर चीज को उठा करके पास पे डाल दें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां से हटा दें। आप अगर चाहो भी तो क्या सबको बदल सकते हैं? तो अगर आपने खुद को बदल दिया है पूरी तरह से, तो अब आप क्या कर रहे हैं? आपको देख करके जो और लोग होंगे उनके अंदर चेंज आएगा या नहीं आएगा? या उनके अंदर भी खुद को बदलने की एक चाह उठेगी या नहीं उठेगी? जैसे मैं सच को देख लेता हूं, हम पावरलेस हो, इसलिए सच को ज्यादातर लोग देखते ही नहीं, यहां तक जाते ही नहीं। जब आपको दिखे कि आपको कोई भी एक्शन छोटा नहीं है, छोटा बड़ा कुछ नहीं है इस दुनिया में, तो अब आपकी सोच बड़ी हो जाती है। जब बड़ी सोच आ जाती है तभी तो बड़ी एनर्जी चाहिए। इस टाइम पे कुछ ऐसा है जो हमको समझना बहुत जरूरी है। बिना किसी रीजन के आप पॉजिटिव होते चले जाओगे तो वो नहीं टिकेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड मस्ट बी बैक्ड बाय अ रीजन। It must be based upon your actions, not the results.
तो आपका माइंड उसको सच मान लेगा। अपने एक्शंस को ऑब्जर्व करना, अपनी स्ट्रेंथ्स को ऑब्जर्व करना है। उसके बेस पे अगर आपके अंदर एटीट्यूड है तो वो अच्छा है। जब भी आप कंपटीशन में जा रहे हो तो आपको एनालिसिस करना होता है कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है इन कंपैरिजन टू अदर पीपल। सिर्फ बातों से नहीं होगा, सोचने से नहीं होगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। इसको समझदारी बोलते हैं लाइफ में। इसको बोलते हैं रियल पॉजिटिव एटीट्यूड, अनशेकेबल पॉजिटिव एटीट्यूड। बल्कि देने वालों की श्रेणी में रखा है। जितना हो सके दूसरों की मदद कीजिए। नमस्ते, मैं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं एक पति पत्नी की, जो एक शादी के फंक्शन से लौटकर अपने घर जा रहे थे। उस शादी के फंक्शन में जितने मेहमान आए थे उन सबको शानदार वाले ब्लैंकेट गिफ्ट में मिले थे। तो बड़ा सुंदर सा ब्लैंकेट था। इन्होंने अपने कार में जो है पीछे वाली सीट पर उसको रख लिया था और पति पत्नी बात करते जा रहे थे, शादी कितनी अच्छी थी, वो फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सर्दी का समय था। एक फ्लाईओवर से जब कार नीचे उतरी तो पति की नजर पड़ी कि वहां फुटपाथ पर एक बूढ़े बुजुर्ग बाबा सोए हुए थे। बहुत पतली सी चादर उन्होंने अपने ऊपर ढकी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि ठंड से कपकपा रहे थे, बुरे हाल में थे। तो पति ने बिना देरी के अपनी कार को साइड में रोका। जो वाइफ थी वो कहने लगी, क्या हो गया, अब यहाँ कार क्यों रोक ली, रात में घर चल रहे हैं, अब क्या जरूरत आ गई, क्या चीज़ लेनी है आपको, मार्केट भी बंद है। बोले नहीं नहीं, वो एक बाबा दिख रहे हैं बुजुर्ग से, उनको ये ब्लैंकेट गिफ्ट कर देते हैं। पत्नी भड़क उठी, अरे इतना महंगा गिफ्ट हमें मिला है, इतना शानदार ब्लैंकेट है, अपने काम आएगा ना, इनको बाद में कभी कुछ दे देंगे। और ये लोग कुछ नहीं करते ब्लैंकेट का, ये भी पता है आप दे दोगे गिफ्ट में और ये बेच देंगे, फिर नशे करेंगे, शराब पियेंगे, कुछ नहीं होता, तुम समझते नहीं हो, बहुत भोले हो। पति ने एक नहीं सुनी, बोले नहीं चलो तुम भी, हम दोनों जाकर के उनको देते। पत्नी बेमन से कार में से उतरी और जाकर के पति पत्नी ने वो ब्लैंकेट उन बाबा को दे दिया और आकर के अपनी कार में बैठ गए, चल गए अपने घर। 2 दिन के बाद में कोइंसिडेंटली वहीं से उसी रास्ते से निकल रहे थे, किसी और फंक्शन से जा रहे थे। तो पत्नी ने कहा कि सुनो, मैं तुम्हारी आंखें खोलना चाहती हूँ, तो मैं बताना चाहती हूँ कि कितने भोले हो तुम। कार वहीं रोको जहां उस दिन रोकी थी, चलो उन बाबा के पास देखते हैं कहाँ है कंबल। पति ने कहा ठीक है देख लेते हैं, मैंने तो इस भाव से दिया था कि उनकी मदद हो जाए, मुझे कोई मतलब नहीं उन्होंने क्या किया कंबल का। बोले नहीं नहीं पता तो करो ना क्या किया हो। पहुंचे वहां पर, जाकर के देखा तो उन बूढ़े बाबा के पास में कोई कंबल नहीं था, वही पतली सी चादर ओढ़ करके बैठे हुए थे। पत्नी ने कहा मैंने बोला था ना आपको, बेच दिया इन्होंने। और सुनाने लगी उन बाबा को, क्या किया, बेच दिया ना, नशा कर रहे हो, शराबें पी रहे हो, कोई आता है तुम्हें मदद करके जाता है और तुम लोग ऐसे करते हो। बोले जा रही थी पत्नी। बूढ़े बाबा ने कहा बिटिया तुमने बोल लिया हो तो अब मैं बोलूं। इशारा किया उन्होंने सामने की तरफ, सड़क के दूसरी ओर। वहां एक दूसरी बुजुर्ग महिला सोई हुई थी और वो कंबल उस महिला ने ओढ़ा हुआ था। ये बाबा कहने लगे कि वो विकलांग है, दिव्यांग है, चल नहीं सकती, एक जगह पर बैठी रहती है, कपड़े भी जगह जगह से फटे हुए हैं, लोग गंदी नजरों से देखते हैं, भिक्षा भी नहीं देते, मदद भी नहीं करते। तुम उस दिन बेटा मुझे कंबल दे करके गए ना, मुझे लगा कि मेरे पास तो फिर भी ये फटी सी चादर है, इसको ओढ़ लेता हूं। उन महिला के पास में तो कुछ भी नहीं है ओढ़ने के लिए, मैंने वो कंबल उनको दे दिया, अब कम से कम उन्हें सर्दी तो नहीं लगती। ये बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ गए और ये जो वाइफ थी जो बड़ा गुस्सा कर रही थी, इनकी आंखों में आंसू आ, कहने लगी बाबा मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको गलत समझ लिया। अपने पति से कहने लगी कि सुनो, सबसे पहले कल ऑफिस में जाना, सबसे पहले बाबा के लिए एक नया ब्लैंकेट ला के देना इनको, और वैसा वाला ही ला के देना, अच्छा वाला ला के देना। और उन अम्मा के लिए भी बहुत सारी साड़ी रखी है घर में जो मैं पहनती नहीं हूँ, वो सब ला करके उनको देना। बहुत छोटी सी कहानी है ना, जो हमें बताती है कि हमारे पास में अगर क्षमता है किसी की मदद करने की तो हमें करनी चाहिए। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए ऊपर वाले का कि उन्होंने हमें लेने वालों की श्रेणी में नहीं बल्कि देने वालों की श्रेणी में रखा है। हम मदद कर सकते हैं किसी की, तो हमें मदद करनी चाहिए, तभी ये दुनिया बहुत सुंदर बन सकती है, बहुत सहज बन सकती है। हैं ये दुनिया को दिखाने में बहुत खर्चा होता है।
नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक प्लेन जो था एक शहर से दूसरे शहर में उड़ान भरने के लिए तैयार था। ये दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट थी और उस प्लेन में एक खूबसूरत महिला आकर के अपनी सीट पर बैठी और जैसे ही वो अपनी सीट पर आकर के बैठी उन्होंने देखा कि उनके पास वाली सीट पर एक ऐसे व्यक्ति बैठे हुए थे जिनके दोनों हाथ नहीं थे। और जैसे उन्होंने देखा कि ये मेरे पास में ही बैठे हुए हैं, वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने लगी, असहज फील करने लगी। और उन्होंने तुरंत एयर होस्टेस को बुलाया और कहा कि एक्सक्यूज मी, मुझे किसी और सीट पर शिफ्ट होना है। तो एयर होस्टेस ने पूछा कि मैम क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि ये जो पास वाली सीट पर बैठे हुए हैं, मैं ऐसे लोगों के साथ में ट्रैवल नहीं कर सकती। और उन्होंने बहुत धीरे से कहा एयर होस्टेस को कि वो पास वाला ना सुन लें। और उसके बाद में एयर होस्टेस ने कहा कि मैम गिव मी सम टाइम, मैं वापस आती हूँ, आपको बताती हूँ कहीं कुछ अगर एडजस्टमेंट हो सकता है। ये जो पास वाले व्यक्ति थे ये बुक पढ़ने में बिजी थे और अपना जो है किताब पढ़ रहे थे। इन्हें पता नहीं था कि क्या कॉन्वर्सेशन हुई। कुछ देर के बाद जब सारे पैसेंजर्स आकर के एडजस्ट हो गए, फिर से ये जो मैडम थी इन्होंने एयर होस्टेस को बुलाया कि आपको समझ नहीं आ रहा, मैं ऐसे व्यक्ति के साथ में नहीं बैठ सकती हूँ, ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ। अब की बार इन्होंने भी सुन लिया, ये जो पास वाले थे, कि ये मैडम जो है मेरे साथ ट्रैवल नहीं करना चाह रही। और कहने लगी कि समझ देख नहीं रहा, आपको दिख नहीं पा रहा है कि उनके दोनों हाथ नहीं है, बोले जा रही थी। एयर होस्टेस ने कहा मैम प्लीज अलाउ मी सम टाइम, एक बार प्लेन टेक ऑफ हो जाए उसके बाद देखते हैं कहाँ कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है, आपकी सीट को कर देंगे, कहीं ना कहीं आपको शिफ्ट कर देंगे। प्लेन ने टेक ऑफ किया मुंबई के लिए। जब प्लेन आसमान में था एयर होस्टेस आई और आकर के इन मैडम से कहने लगी कि मैडम हमारे जो फ्लाइट के कैप्टन हैं उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है और ऐसा फैसला तो आज तक हमने कभी नहीं किया। बोले क्या फैसला किया? बोले ये कि हम पहली बार किसी पैसेंजर को इकोनॉमी से बिजनेस क्लास में शिफ्ट करने जा रहे हैं। ये जो खूबसूरत सी दिखने वाली मोहतरमा थी, इनके चेहरे पर मुस्कान थी कि वाह क्या बात है, मतलब मुझे बिजनेस क्लास में शिफ्ट कर रहे हैं, मेरी बात सुन ली गई है। एयर होस्टेस ने आगे कहा कि मैम जो आपके पास वाले पैसेंजर हैं जिनसे आपको दिक्कत हो रही है, हम इन्हें बिजनेस क्लास में शिफ्ट कर रहे हैं। इन मैडम का चेहरा जो था वो फीका पड़ गया कि ये क्या। तो वो जो सर बैठे हुए थे पास में उनसे कहा कि एक्सक्यूज मी सर, आपको हम उस तरफ लेकर के जाना चाहते हैं बिजनेस क्लास में, आप वहाँ बैठ जाइए क्योंकि आपके साथ वाली वो पैसेंजर को प्रॉब्लम हो रही है। ये सर जी अपनी सीट से उठे, आसपास के लोग भी ये सारी कॉन्वर्सेशन सुन रहे थे, उन्हें पता था कि क्या बातचीत हो रही है, क्या विवाद हो रहा है। ये जो सर जी थे इन्होंने कहा कि एयर होस्टेस की ओर इशारा करते हुए कहा कि मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके कैप्टन को धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। मैंने जब ये बातचीत सुनी ना कि दोनों हाथ नहीं है, किसके पास में मुझे बैठा दिया और ये मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं भारतीय सेना में शामिल रहा हूं और एक युद्ध में मैंने अपने दोनों हाथ खो दिए थे। मुझे लग रहा था मैं कैसे लोगों के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहा था जिनको परवाह ही नहीं है। लेकिन आपने और कैप्टन ने, आपकी क्रू ने जो है इतना बड़ा फैसला लिया, मुझे गर्व है। जैसे उन्होंने बोला सारे लोग ताली बजाने लगे, सब ने जो है भारत माता की जय हो, जयकार के नारे गूंजने लगे। ये जो मोहतरमा थी खूबसूरत सी दिखने वाली, ये चुपचाप उदास होकर के बैठ गई।